केमिस्ट्री की 8वीं इकाई है पी ब्लॉक के तत्व सेकंड। इसके पहले हमने देखा है पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट, जिसमें 15वें एवं 16वें वर्ग के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक के तत्व सेकंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि समूह 17 एवं समूह 18 के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। समूह 17 के अंतर्गत हम देखते हैं जो तत्व आते हैं उन्हें हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन शब्द का तात्पर्य समुद्री लवण बनाने वाले तत्व। इस वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन तत्व आते हैं। एस्टेटिन को छोड़ करके शेष सभी हेलोजन प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व उच्च ऋण विद्युती होते हैं, फलस्वरूप ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये अतिक्रियाशील होते हैं एवं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान में रखना होगा। समूह 17 का पहला तत्व फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व होता है। वहीं हम देखते हैं कि इसी वर्ग का द्वितीय तत्व क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है। वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, आकार बढ़ता है, फलस्वरूप ऋण विद्युतता एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों के मान में कमी आती है, किंतु फिर भी फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन के परमाणुओं का आकार अत्यधिक छोटा होता है, अतः यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। हेलोजन तत्वों की अंतिम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, अर्थात पी ब्लॉक के तत्व हैं ये, और अंतिम उपकक्षा P होती है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। NH2NP5 2 + 5 7, अर्थात इनकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इन्हें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हेलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हेलोजन तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रदर्शित है। NH2NP5 इस अवस्था में हम देखते हैं कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसका साझा कर या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ये अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। फलस्वरूप इस साधारण इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में ये +1 या -1 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। वहीं हम देखते हैं प्रथम उत्तेजन अवस्था में एक p से इलेक्ट्रॉन निकल करके रिक्त पड़े d ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाती है। इस अवस्था में यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था को व्यक्त करता है। द्वितीय उत्तेजन में p से एक और इलेक्ट्रॉन निकल करके d में जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है तथा हेलोजन द्वितीय उत्तेजन अवस्था में +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तृतीय उत्तेजन में NH से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल करके रिक्त पड़े d ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कुल 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं तथा हेलोजन इस अवस्था में +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं साधारण अवस्था में +1 या -1, प्रथम उत्तेजन में +3, द्वितीय उत्तेजन में +5 एवं तृतीय उत्तेजन में हेलोजन +7 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। हेलोजन के हाइड्रा अम्ल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर हाइड्रा अम्ल बनाती है। फ्लोरीन का हाइड्रो अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो द्रव अवस्था में होता है। इसके अतिरिक्त अन्य हाइड्रा अम्ल HCl, HBr, HI गैसीय अवस्था में होते हैं। HF सबसे दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि इसका आयनीकरण सबसे कम होता है। वहीं HCl, HBr तथा HI का आयनीकरण लगभग पूर्ण होता है। इनकी शक्ति निम्न क्रम में होती है। HF सबसे अधिक दुर्बल अम्ल होता है, वहीं HI हम देखते हैं कि सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसका कारण इनकी संभवन ऊष्मा होती है। HF की संभवन ऊष्मा का मान
38.5 किलो कैलोरी, HCl के लिए 22.0 किलो कैलोरी, HBr के लिए 8.4 किलो कैलोरी, HI के लिए 6.94 किलो कैलोरी। संवहन ऊष्मा के मानों से व्यक्त है कि HI अम्ल के लिए संवहन ऊष्मा का मान सबसे कम होता है। फलस्वरूप इतनी ही ऊष्मा इनके विघटन में भी व्यय होती है। फलस्वरूप इनकी प्रबलता वियोजन या संवहन ऊष्मा के मान के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। अर्थात HI अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है और HF अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल होता है। सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना होगा। HI अम्ल सबसे अधिक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसकी संवहन ऊष्मा का मान सबसे कम है, अर्थात इसके विघटन के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी और यह वियोजित होकर के H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है। हेलोजन के ऑक्सी अम्लों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हेलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी के साथ साथ ऑक्सी अम्लों की शक्ति कम होती जाती है। जैसे कि क्रम हमारे सामने है HClO4, HClO3, HClO2, HClO। इनमें क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +7, +5, +3 एवं +1 है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्रमशः घटते हुए क्रम में HClO4 से HClO की तरफ तक होता है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि भिन्न भिन्न हेलोजन परमाणुओं से बने हुए अगर ऑक्सी अम्ल होते हैं, जैसे HClO क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल है, HBrO ब्रोमीन का ऑक्सी अम्ल है, HIO आयोडीन का ऑक्सी अम्ल है, तो यहां हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ अम्लीयता का क्रम बढ़ता जाता है। इसे थोड़ा चेंज करना होगा। परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ ऑक्सी अम्लों की अम्लीयता में कमी होती है, अम्लीयता कम होती है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है ब्रोमीन और क्लोरीन की कंपैरेटिवली, तो परमाणु क्रमांक बढ़ गया तो हम देखते हैं कि इसकी अम्लीयता कम हो गई। देखिए, स्ट्रेंथ को ध्यान रखने का, याद रखने का एक साधारण सा फार्मूला होता है। जितने ज्यादा अगर हम देख रहे हैं एक ही हेलोजन परमाणु से मिलकर के बना हुआ कोई ऑक्सी अम्ल है, तो सेंट्रल एटम से, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सा पॉइंट है जिसके आधार पर हम याद रख सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता शक्ति उतनी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम देखें कि समान संख्या में ऑक्सीजन परमाणु है और हेलोजन परमाणु अलग अलग है, तो हमें देखना होगा कि कौन से एटम की ऋण विद्युतता का मान ज्यादा है। हम जानते हैं क्लोरीन पहले आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। चूंकि क्लोरीन वर्ग में ऊपर की तरफ है इसलिए इसकी ऋण विद्युतता ज्यादा है। फलस्वरूप हम देखेंगे इसका ऑक्सी अम्ल सबसे अधिक अम्लीय, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। तो HClO की अम्लीयता HBrO तथा HIO की तुलना में अधिक होती है। हेलोजन के यौगिक के अंतर्गत हम देखते हैं क्लोरीन Cl2। क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम देखते हैं क्लोरीन गैस का निर्माण पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 की HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करा करके किया जाता है। क्लोरीन गैस का प्रयोगशाला में निर्माण करने के लिए हम देखते हैं एक आसवन फ्लास्क या गोल पेंदे के फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लेते हैं। थिसिल कीप की सहायता से सांद्र HCl उसमें मिलाया जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली क्लोरीन गैस को निकास नली की सहायता से एक ग्राही पात्र में या गैस जार में जल के विस्थापन के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रयोगशाला में क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन के निर्माण की एक और विधि है जिसे डीकन विधि कहा जाता है। इस विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वायु की ऑक्सीजन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तथा क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। तो यह डीकन विधि कहलाती है। इसके अलावा
विद्युत अपघटनी विधि, जिसके लिए कास्नर केल्नर सेल, साल्वे सेल, नेल्सन सेल आदि सेलों का प्रयोग होता है। पुरानी 11वीं क्लास में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। यहां हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत विच्छेदन किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो जली विलयन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जिस जल में घोल करके बनाया है उसके हिसाब से देखें तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। कैथोड पर हम देखते हैं कि H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वहीं Cl नेगेटिव आयन हम देखते हैं एनोड पर जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और Cl2 क्लोरीन गैस बनाते हैं। मुक्त Na पॉजिटिव तथा OH नेगेटिव परस्पर संयुक्त होकर NaOH बनाते हैं। क्लोरीन गैस के निर्माण की डाउन विधि में सोडियम क्लोराइड के जली विलयन के स्थान पर सोडियम क्लोराइड की पिघली हुई अवस्था में विद्युत अपघटन किया जाता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि Cl नेगेटिव एनोड पर जाती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तथा क्लोरीन गैस प्रोवाइड करती है। अगला हैलोजन का यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। HCl के निर्माण की प्रयोगशाला विधि हम देखते हैं। HCl का प्रयोगशाला में निर्माण सोडियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कम ताप पर गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं HCl गैस बन जाती है, साथ ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। उच्च ताप पर यही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पुनः NaCl के साथ में पुनः रिएक्शन करता है, HCl का निर्माण होता है तथा Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहां पर हम देखते हैं कि निर्मित हो जाता है। विधि का डिस्क्रिप्शन देखिए। एक आसुन फ्लास्क में नमक, NaCl तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं, निकास नली एवं गैस जार को कनेक्ट करते हैं तथा फ्लास्क को कम ताप पर गर्म करते हैं। HCl गैस जार में एकत्रित होती है। जब प्रारंभ में हम देखते हैं कम ताप पर ही तेजी से गैस निर्माण होता है, किंतु कुछ समय बाद जब गैस का बनना कम हो जाता है तब हम ताप को बढ़ा देते हैं। बढ़े हुए ताप पर हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन होती है, जो फ्लास्क के अंदर NaHSO4 बना हुआ है वह भी NaCl के साथ क्रिया करता है और HCl गैस का निर्माण करता है। चूंकि HCl गैस भारी होती है अतः यह गैस जार में एकत्रित कर ली जाती है। इस प्रकार निर्मित HCl गैस को जल में घोलकर HCl अम्ल का निर्माण किया जाता है। प्रयोगशालाओं में प्राप्त HCl गैस जल में घोली जाती है तथा HCl अम्ल बनाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी यूनिट में बनता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। जब बुझे हुए चूने की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हम दो विधियों के द्वारा यहां देखते हैं। पहला हेसन क्लेवर विधि। इसमें हम देखते हैं कि कई बेलनाकार संरचनाएं रिटार्ट जैसी होती है, जिनके अंदर एक एक रॉड लगी हुई होती है, जिसका संबंध एक अन्य ऊर्ध्वाधर रॉड से होता है। थ्रेड की सहायता से, इस रॉड की सहायता से इन सभी बेलनाकार संयंत्रों के खोखले बेलनों की रॉड को घुमाया जाता है। इन रॉड्स के ऊपर अंदर की ओर पंखे लगे हुए होते हैं तथा ये रॉड्स सब आपस में कनेक्टेड रहती है। ऊपर वाले बेलनाकार पात्र में हम देखते हैं बुझा हुआ चूना डाला जाता है चार्जर के द्वारा, हापर के द्वारा। साथ ही निचले सिरे से क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। क्लोरीन गैस समांतर क्रम में जुड़े हुए इन बेलनाकार पाइपों में ऊपर की तरफ जाती है तथा ऊपर से गिराया गया बुझा हुआ चूना इनमें घूमता हुआ नीचे की ओर आता है, संपर्क में क्लोरीन गैस के आता है और
हम देखते हैं अभिक्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। निचले बेलनाकार स्तंभ से ब्लीचिंग पाउडर पृथक हो जाता है। इसी प्रकार की अगली विधि है जिसे कहा जाता है बेकमैन विधि। इस विधि का भी यही सिद्धांत है। इसमें हम देखते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार स्तंभ होता है जिसे कई चेंबरों में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रत्येक चेंबर के अंदर हम देखते हैं लोहे के बने हुए कुछ पंजे लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से मिक्सर के कटर होते हैं। ऊपर से बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है तथा नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। यह क्लोरीन गैस पंजों के घूमने पर, इन्हें किसी मोटर की सहायता से बाह्य साधन के द्वारा घुमाया जाता है, तो इन पंजों के घूमने पर क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने में मिक्स होती है। अभिक्रिया के द्वारा हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जो निचले हिस्से से पृथक कर लिया जाता है। ये निचले हिस्से से पृथक हो जाता है यहाँ, और हम देखते हैं अप्रयुक्त क्लोरीन गैस ऊपरी सिरे से बाहर कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की दो विधियां, हेसन क्लेवर संयंत्र द्वारा और दूसरा बेकमैन विधि के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अंतरा हेलोजन या इंटर हेलोजन यौगिक। देखिए, दो हेलोजन की आपस की क्रिया से बने हुए यौगिकों को अंतरा हेलोजन या इंटर हेलोजन यौगिक कहा जाता है। अर्थात हेलोजन हेलोजन के साथ अगर क्रिया करता है तब बनने वाले यौगिक को अंतरा हेलोजन यौगिक या इंटर हेलोजन कंपाउंड कहा जाता है। इनका साधारण सूत्र AbX होता है, जहां X के स्थान पर 1, 3, 5, 7 हो सकता है। इस आधार पर हम देखते हैं अंतरा हेलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। पहला AB प्रकार के यौगिक, दूसरा AB3 प्रकार के यौगिक, तीसरा AB5 प्रकार के यौगिक और चौथा हम देखते हैं AB7 प्रकार के यौगिक। AB प्रकार के यौगिकों के उदाहरण हैं ClF, BrF, BrCl, ICl। सभी की संरचना में हम देखते हैं A की जगह पर कम ऋण विद्युतीय तत्व तथा B की जगह पर अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। इसी प्रकार AB3 के उदाहरण ClF3, BrF3, ICl3, AB5 के उदाहरण ClF5, BrF5, IF5 और AB7 प्रकार का यौगिक का उदाहरण IF7, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। संरचना अगर हम इनकी देखें, AB प्रकार के जो यौगिक होते हैं रेखीय संरचना होती है। AB3 प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनका निर्माण sp3d संकरण के द्वारा होता है और इनकी संरचना T के आकार की होती है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें इन पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ेगा। sp3d संकरण और संरचना T के आकार की। वहीं AB5 प्रकार के अंतरा हेलोजन यौगिक संरचना अगर अपन देखें, sp3d संकरण होता है और वर्ग पिरामिडी संरचना होती है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है और वर्ग पिरामिडी संरचना को ये निर्मित करते हैं। वहीं IF7 को अगर देखा जाए तो sp3d3 प्रकार का इसमें संकरण होता है और संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडी प्रकार की होती है। इस यूनिट का अगला पार्ट है 18वें वर्ग के तत्व। 18वें वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान अक्रिय गैसें आती हैं। इन्हें अक्रिय गैसें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है। अर्थात या तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 के रूप में होता है या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 के रूप में होता है। हीलियम का देखा जाए तो NH2 कैटेगरी को फॉलो करता है, वहीं सभी अन्य अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 के रूप में होता है। अर्थात अष्टक पूर्ण होने के कारण ये प्रायः अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। हीलियम सूर्य से प्राप्त या सूर्य के प्रकाश मंडल में पाई जाने वाली गैस है, इसलिए हेलियोस अर्थात हेलियोस शब्द से बना है जिसका अर्थ सूर्य से प्राप्त होता है। नियॉन मीन्स नया, आर्गन इनएक्टिव, क्रिप्टॉन छुपा हुआ, जिनान अजनबी और अंत में हम देखते हैं रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से जो गैस प्राप्त होती है उसे रेडॉन कहा जाता है। हमने देखा है ये निष्क्रिय गैसें हैं, प्रायः यौगिकों का निर्माण नहीं करती, किंतु फिर भी जिनॉन की उत्तेजन
ऊर्जा का मान लगभग ऑक्सीजन के तुल्य होता है, फलस्वरूप यह यौगिकों का निर्माण करती है। तो जिनान के यौगिकों के अंतर्गत हम देखते हैं फ्लोराइड्स। पहला है जिनान डाइफ्लोराइड। जिनान और फ्लोरीन के 1:3 मिश्रण को निकल ट्यूब से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करने पर जिनान डाइफ्लोराइड प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखें, जिनान डाइफ्लोराइड संकरण है sp3d2 और जिनान और दोनों फ्लोरीन एक ही सरल रेखा में है, अर्थात यह रेखीय आकृति को व्यक्त करता है। जिनान टेट्राफ्लोराइड। जिनान और फ्लोरीन के 1:5 मिश्रण को जब निकल ट्यूब से प्रवाहित किया जाता है तो जिनान टेट्राफ्लोराइड निर्मित होता है। इसकी संरचना sp3d2 संकरण के कारण वर्ग समतली प्रकार की होती है। नेक्स्ट जिनान का फ्लोराइड है जिनान हेक्साफ्लोराइड। जब जिनान फ्लोरीन के साथ 1:20 में निकल ट्यूब में रिएक्शन करती है तो जिनान हेक्साफ्लोराइड प्राप्त होता है। sp3d3 संकरण के कारण हम देखते हैं इसकी संरचना पंचभुजीय द्विपिरामिडी होती है या कुछ विकृत संरचना हो जाती है, जिसे पंचभुजी पिरामिडी संरचना कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस प्रकार की संरचना को विकृत अष्टफल की संरचना भी कहा जाता है। हीलियम की खोज पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। वहीं रेमजे तथा ट्रेवर्स ने प्राप्त अक्रिय गैसों के मिश्रण को पृथक्कृत करके नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान गैसों को पृथक किया। वहीं डार्न नामक वैज्ञानिक ने रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से रेडान गैस को प्राप्त किया था। वायुमंडल में हम देखते हैं मुख्य तौर पर शुरू की 5 निष्क्रिय गैसें पाई जाती है, वहीं रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से रेडॉन प्राप्त होती है। छोटा क्वेश्चन बनता है निष्क्रिय गैसों के या अक्रिय गैसों के उपयोग पर आधारित। हीलियम हम देखते हैं वायुयानों में तथा मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले गुब्बारों को भरने के काम में लाई जाती है। हल्की होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में इसे भरा जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं, अर्थात उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिश्रित रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन की अपेक्षा यह रक्त में कम विलय होती है। यदि साधारण वायु का प्रयोग किया जाए तो जो गोताखोर जब बाहर निकलते हैं तो नाइट्रोजन गैस रक्त में जो विलय हो जाती है वो बाहर निकलती है, फलस्वरूप शरीर में दर्द या पीड़ा होती है। कंपास तथा अन्य नाविक उपकरणों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कंपास साधारण कंपास नहीं, नाविक उपकरण दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र होता है जिसे कंपास कहा जाता है। नियान का उपयोग गैसलर ट्यूब में किया जाता है। एडवर्टाइजिंग देने वाली विभिन्न कांच की विसर्जन नलिकाएं जिनमें नियान को विभिन्न गैसों के साथ जब भर दिया जाता है और इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो हम देखते हैं कि ये गैसलर ट्यूब विभिन्न विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आर्गन गैस का उपयोग विद्युत बल्बों के भरने में किया जाता है। साथ ही गीगर मूलर गणित्र के द्वारा रेडियो एक्टिवता मापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टान का उपयोग भी विद्युत बल्बों को भरने में किया जाता है। जिनान गैस का हम देखते हैं कि इसकी चालकता आर्गन से कम होती है। विद्युत बल्बों में भरने पर उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, किंतु यह बहुत अल्प मात्रा में ही उपस्थित होती है। रेडान शरीर के दुर्विकसित अवयवों को हटाने के काम में आती है। साथ ही कैंसर के उपचार में यह प्रयुक्त होती है। हमने देखा है निष्क्रिय गैसें प्राय यौगिक नहीं बनाती। जिनान के कुछ यौगिक ज्ञात हैं। वहीं हम देखते हैं कि आर्गन कुछ कार्बनिक यौगिकों के अणुओं के मध्य घिर करके पिंजरित यौगिक बनाती है। इन यौगिकों को क्लेथरेट कंपाउंड कहा जाता है, अर्थात रासायनिक क्रिया नहीं होती। भौतिक रूप से हम देखते हैं कि आर्गन गैस अन्य यौगिकों के
रिक्तियों में, खाली पड़ी हुई जगहों में घिर जाती है या पिंजरित हो जाती है। फलस्वरूप बनने वाले यौगिकों को क्लेथरेट कंपाउंड कहा जाता है या इन्हें साधारण भाषा में पिंजरित यौगिक भी कहा जाता है। अक्रिय गैसों के मिश्रण से अलग अलग अक्रिय गैसों को पृथक करने की जो विधि होती है उसे डेबार चारकोल विधि कहा जाता है। साथ ही द्रवित वायु से भी इनका पृथक्करण किया जाता है।